हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने स्टार्ट किया था आपका न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो आपको बताया था जैसे इन्वर्टर बैटरी है उसके अंदर, ठीक है, उसी तरह से जो फ़ोन बैटरी है उसके अंदर, इसी तरह से कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं सोडियम पोटाशियम, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उसी तरह से क्या है जो हमारे क्या है बॉडी में नर्व सिस्टम यानी ब्रेन के द्वारा मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 एस्पेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो हमारे पास क्या है सेल्स एंड बैटरीज। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या है, उसमें अपरेटस क्या क्या यूज़ किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जैसे हमने एक किया था लेड ब्रोमाइड मोल्टन जो था, फिर हमने बात की थी मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, फिर हमने बात की थी किसकी, जो हमारे पास एसिड डाइल्यूटेड क्या है वाटर। आज हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड किसकी आज हम बात करेंगे। नंबर 4 हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। कल हमने किया था उसमें क्या था हमारे पास मोल्टन, पर यहाँ पे क्या है एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। अब आपको पता है जब मोल्टन अकेला था सोडियम क्लोराइड तो उसमें केवल क्या बन रहे थे, सोडियम और क्लोरीन आयन बन रहे थे। पर अब यहाँ पे हमारे पास एक्वस यानी वाटर भी है, तो वाटर की वजह से भी क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो दो टाइप के हमारे पास कैटायन और 2 ही टाइप के अनायंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर हमें पता है कैसे टूटेगा, H+OH नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड कैसे टूटेगा हमारा, Na+Cl नेगेटिव। तो अब देखो 2 ही कैटायन है और 2 ही क्या है अनायन है। तो सबसे पहले कहाँ पे, एट कैथोड, कैथोड पे 2 होंगे H+ और सोडियम प्लस। अब 2 कैटायन है, इनमें से कौन सा जल्दी, क्योंकि कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होगा, तो कौन सा जल्दी रिड्यूस होता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई सोल्यूशन लेते हैं उसमें कोई साल्ट डालते हैं और इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो उनमें से कौन सा आयन जल्दी उसके ऊपर डिपॉजिट होगा या जल्दी से जो न्यूट्रल होगा, उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। और डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 हैं, एक है H+ आयन और एक क्या है Na+ आयन। तो इनमें से कौन डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो अब हमें पता है भी कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमें पता है देखो यहाँ पे एक H+ है और एक सोडियम प्लस है। तो हमें पता है सोडियम तो वैसे ही क्या होता है, मेटल होता है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, कौन लेगा, हाइड्रोजन लेगा। वैसे तो जो मेन तरीका है भी कौन होगा कौन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे होता है। जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वो लॉस करना पसंद करेगा, ना कि गेन करना। तो इसलिए क्या होगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H फ्री रेडिकल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए क्या होगी, ये रिडक्शन, और क्या है ये प्राइमरी चेंज। बट हमें पता है
H जो है वो अकेला अनस्टेबल होता है, इसलिए वो दो के साथ एक और के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी चेंज। अब उसी तरह से एट एनोड, तो एनोड पे भी क्या हमारे पास दो अनायन है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अब एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन जल्दी करेगा, जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो इसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक्स बताई थी, क्या, कि फटा साफा ना होवे कैलीन बोली आंटी। तो फटा यानी फॉस्फेट, साफा यानी सल्फेट, ना यानी नाइट्रेट, होवे यानी हाइड्रोक्साइड आयन, क्लीन यानी क्लोरीन, बोली यानी ब्रोमीन, आंटी यानी आयोडीन। तो कल बताया था आपको, इस साइड जाते हैं तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है बढ़ता जाता है और इस साइड क्या बढ़ता जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो ये रही, आपको पता है जो इस साइड ज़्यादा होंगे, इस साइड पे उनकी जल्दी से ऑक्सीडेशन होगी और जो इस साइड है उनकी लेट से होगी। तो OH इधर है, क्लोरीन इधर है, तो किसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होगी, क्लोरीन नेगेटिव की। तो इसलिए क्या करेगा, क्लोरीन नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या हुआ है, ये प्राइमरी चेंज, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन जो अकेला है वो अनस्टेबल होता है, ये मोलिकुलर फॉर्म में निकलता है, तो इसलिए स्टेबल होता है, तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी चेंज। अब देखो हमारा सोल्यूशन में क्या क्या बच गया, सोडियम प्लस बच गया और OH नेगेटिव यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। तो जब हमने मोल्टन की बात की थी तो उसमें हमें क्या मिला था, कैथोड पे सोडियम मिला था और एनोड पे हमें क्या मिली थी, क्लोरीन गैस। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम बात करें, देखो क्या मिला है हमें, हमें कैथोड पे क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिला है हमें, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल की, या हम कहें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्या कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमने कल लास्ट भी किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डाइल्यूटेड वाटर, तो उसमें हमने देखा था कि एनोड पे क्या निकली थी, ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन गैस भी बना सकते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसेस के द्वारा। ओके, अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, नंबर 5 हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नंबर 5 हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पर कंडीशन क्या है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है जैसे कि प्लेटिनम ग्रेफाइट, जो क्या होती है, इनर्ट, मतलब वो जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में कोई ज़्यादा अपने आयंस की पार्टिसिपेशन नहीं करवाता, वो केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने का काम करता है, उसे तो बोलते हैं इनर्ट। और एक होती है एक्टिव या रिएक्टिव, यानी वो वाली इलेक्ट्रोड जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर लो या सेल की बात कर लो, उसके अंदर अपने खुद आयंस को भी क्या करेगा, इन्वॉल्व करवाएगा, उसे बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी या तो प्लेटिनम की होगी या वो ग्रेफाइट की होगी। अब हमने बात की है किसकी, एक्वस। एक्वस यानी हमें पता है क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये आपको पता है कैसे टूटेगा, H+OH नेगेटिव।
और साथ में क्या हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आपको पता है कैसे टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये तो होगा पहला स्टेप आयोनाइजेशन। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, मूवमेंट ऑफ द आयंस एट अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो हमें पता है सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैथोड। कैथोड पे कौन से जाएंगे, क्योंकि खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे कौन से वाले जाएंगे, पॉजिटिव वाले जाएंगे। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो हैं, H पॉजिटिव है और कॉपर 2+ है, तो कौन यहाँ पे जल्दी से रिड्यूस होगा। तो आपको बताया ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उससे पता चलता है, पर आपके 3-4 है जो आप नॉर्मली 1-2 बार रिवाइज करोगे, आपको ध्यान रह जाएगा भी किसका कम है और किसका ज्यादा। तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो कॉपर 2+ जो एक्वस है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर जो क्या है हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए क्या होगी इसकी रिडक्शन, और क्या है ये प्राइमरी चेंज। तो कॉपर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अब बात आ जाती है एट एनोड। तो एनोड पे आपको पता दो चीजें हैं, OH नेगेटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए आपको याद करवाया अभी फटा साफा ना होवे क्लीन। फटा साफा यानी सल्फेट कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, ना होवे, होवे यानी हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, चौथे नंबर पे। तो किसका क्या हुआ डिस्चार्ज पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो किसका कम हुआ, OH नेगेटिव का। OH नेगेटिव का होगा तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करके OH फ्री रेडिकल बना लेगा। इसकी क्या हुई है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, और ये प्राइमरी चेंज है। तो OH अकेला आपको बताया अनस्टेबल होता है, तो ये 4 कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, वाटर, और प्लस में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो कैथोड पे क्या बना हमारे पास, कॉपर बना है, और एनोड पे क्या निकली है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। और जो वाटर है ये वापस किस में चला गया हमारा, वापस किसके अंदर चला गया, उस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या यूज की हुई है हमने, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज की हुई है। अब छठा जो हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इसको एक्टिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं यूजिंग कॉपर एज एनोड। कॉपर को हमने क्या यूज किया हुआ है, एनोड यूज किया हुआ है। पहले बार पिछले वाले में तो हमने क्या किया था, हमने ग्रेफाइट या प्लेटिनम की ली थी, पर अब क्या है हमारे पास, अब हमने किसकी ली हुई, जो एनोड बनाई हुई है वो कॉपर की बनाई हुई है। तो प्रोसेस तो यही होगा आयनाइजेशन। अब कैथोड पे भी वही प्रोसेस होगा हमारे पास सेम, क्योंकि कैथोड पे तो वही है ना H+ और कॉपर 2+। तो आपको पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। पर बात आ जाती है कहाँ पे, अब एनोड पे। किस पे आ जाती है बात, एनोड पे। अब ये जो है ये आयन तो बने ही बने हैं, पर क्या कहता है जो अब एनोड बनी हुई है वो कॉपर की बनी हुई है, इसलिए वो भी अब इस रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और जो कॉपर मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। यानी कॉपर क्या करेगा, खुद से क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर एक्वस की फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ये हमारे पास एक तो है क्या, कैथोड, और एक क्या है, एनोड। तो यहाँ पे हमें पता है क्या पड़ा हुआ है,
सोल्यूशन पड़ा हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का। ये क्या चीज है, कैथोड, और ये क्या है हमारे पास एनोड, किसकी बनी हुई है, कॉपर की। तो देखो कॉपर सल्फेट टूट रहा है किसमें, कॉपर 2+ में। तो हमें पता है कैथोड पे क्या हो रहा है, ये कॉपर इसके ऊपर क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता है जा रहा है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा ऐसे। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, और दूसरी बात क्या हो रही है हमारे पास, दूसरी बात ये हो रही है कि इस एनोड में से कॉपर जो है वो कॉपर 2+ की फॉर्म में सोल्यूशन को दे रहा है। ठीक है, तो मतलब यही हो रहा है कि सोल्यूशन में से कॉपर निकल कर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड में से कॉपर मेटल जो है वो कॉपर 2+ की फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये यूज किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब हमारे पास एक कॉपर तो प्योर फॉर्म में हो हमारे पास इलेक्ट्रोड, और एक जो बड़ी पड़ी हो वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में हो, तो उसमें क्या होता है, जो इम्प्योर फॉर्म है उसमें से कॉपर निकल कर क्या होगा, प्योर वाली जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, कॉपर एज ए एनोड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर में से प्योर कॉपर को निकाल सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने देखा भी हम इससे, एक तो यही लास्ट वाला एग्जांपल है, कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं। उससे पिछले वाले में हमने देखा हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सोडियम जो मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, पोटाशियम मेटल है, उसको क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दो लॉ हैं जो किसने दिए थे, माइकल फराडे ने, जो हमारे पास आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बायो में भी कई बार आ जाता है माइकल फराडे, वही वाले। उन्होंने लॉ दिए थे किसके, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दो लॉ थे, उन्हीं के बेस पे, उनके नाम के बेस पे उनको क्या बोल देते हैं, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक को नाम दिया गया फराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे को नाम दिया गया फराडे सेकंड लॉ। तो हम हेडिंग बनाएंगे क्या, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किसके द्वारा दिए गए, माइकल फराडे। क्या नाम दिया, किसने दिए, माइकल फराडे ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की फर्स्ट लॉ। ये वाली लॉ क्या बताती है, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कॉपर वाला हमने लास्ट ही बात की थी, तो हमने देखा एक इलेक्ट्रोड के तो ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड वाली पे, और एनोड वाली में से कॉपर जो है वो निकल रहा है। अब जो चीज डिपॉजिट ऐड हो रही है उसको तो बोलते हैं हम डिपॉजिट होना, डिपोजिशन होना, और जो किसी इलेक्ट्रॉन में से निकल रहा है, जो कॉपर एनोड बनाई हुई थी उसमें निकल रहा, उसको बोलते हैं लिबरेशन। तो कहते हैं जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मास लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज कह लो, जितना ज्यादा पास करेंगे मास उतना ज्यादा लिबरेट होगा या उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। उसी को क्या बोलते हैं, फराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या बताता है, द मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड
लिबरेटेड यानी निकलेगा जो, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड या जमा होगा, डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली proportional to the quantity, directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। कैसे कह रहा है? जैसे ये हमने बात की थी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक कैथोड है एक एनोड है, तो एक में क्या होगा, मास डिपॉजिट होता जाएगा ऐसे, ठीक है, और दूसरे में से हम क्या दिखा सकते हैं, अभी इस तरह से निकल गया, ये कुछ यहाँ से निकल गया कुछ यहाँ से निकल गया, तो कितना इस पे डिपॉजिट हुआ या कितना इसमें से निकला वो हम क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपॉजिट और लिबरेटेड, यानी W क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी किसके, I के क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या हम इसको चार्ज भी कह सकते हैं कि चार्ज के क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, Z, जो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और Q क्या है हमारे पास, चार्ज। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है हमारे पास चार्ज बाय टाइम, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू टाइम, तो Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, I W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, I करंट है जो हमारा एम्पियर में होता है, और टाइम क्या है हमारे पास सेकंड या मिनट में हो सकता है। तो किसी का भी अगर हमने निकालना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या कि कितना वेट उसका लिबरेट होगा या कितना वेट उसका डिपॉजिट होगा। अब हमने Z को डिफाइन करना है, अभी Z क्या है, तो कह रहा है अगर करंट कितना ले ले हम 1 एम्पियर, टाइम कितना ले ले 1 सेकेंड, तो कह रहा है उस समय जब हमने किसी सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट पास किया, 1 सेकेंड के लिए किया, उस समय कितना मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट is that mass of the electrode deposited or liberated when 1 ampere of current is passed through the solution for 1 second is known as its electrochemical equivalent constant। अब देखो हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे। तो यानी अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, इतना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाते हैं, कितना 1 मोल, तो कितना हो जाएगा चार्ज हमारा, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10 की पावर 23, और इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना है, ठीक है, इतना ही होगा। तो हमें पता है भी हमें 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा हमें, 96500 कूलाम, जिसको कितना क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सोडियम इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, तो ये सोडियम प्लस में ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया,
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, वो फराडे में पूछ सकता है, कितने फराडे। तो अपने को पता है अगर एक सोडियम होता है, एक सोडियम एटम होता, तो एक सोडियम से एक सोडियम प्लस में जाने के लिए कितना चार्ज चाहिए था हमें, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पर वो क्या बोलेगा, एक मोल सोडियम के लिए। तो एक मोल सोडियम के लिए आपको पता है क्या चाहिए होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो अपने को पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं और चार्ज इतना होता है, तो इसलिए कितना चाहिए होगा, चार्ज 96500 कूलम, या हम कह सकते हैं 1 फराडे। कितना, 1 फराडे। अगर क्या होता है ये मैग्नीशियम होता तो कितना हो जाता, 2 फराडे। और अगर ये एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम 0 से 3+ पे जाता है तो कितने फराडे आ जाता, 3 फराडे आ जाता। तो इस बेस पे क्या है ये न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा और तरीका चेंज करके पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस। ये तो केवल चार्ज है, इसमें तो आपको ऑक्सीडेशन ध्यान रखनी है। अभी ये 0 से 2+ पे जा रहा है, 0 से +1 पे जा रहा है, एल्युमिनियम जैसे 0 से 3+ पे जा रहा है, जितने पे जा रहा है उतने फराडे चाहिए होगा। 1 पे जा रहा है +1 पे तो 1 फराडे, 2 पॉजिटिव आ रहा है तो 2 फराडे, 3 पॉजिटिव आ रहा है तो 3 फराडे, 4 फराडे, जितना भी जो आ रहा है उसी हिसाब से। दूसरा पूछ सकता है कि एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दिया गया है, जिसमें क्या कहेगा 1.5 एम्पीयर करंट है, 1.5 एम्पीयर करंट है, 2 मिनट के लिए पास किया जाता है। 1.5 एम्पीयर करंट है, 2 मिनट के लिए पास किया जाता है, तो उस सब्सटेंस का कितना मास लिबरेट होगा या कितना मास डिपॉजिट होगा। सीधी सी बात है, एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो हमें पता है कि हमारे पास अगर सोडियम है तो अपने को पता है सोडियम जो प्लस है वो सोडियम न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 सोडियम कितने लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। पर अगर क्या हो 1 मोल सोडियम हो तो हमें कितने चाहिए होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यही होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो कितना होगा हमारे पास, 1 मोल सोडियम बनेगा, यही होगा। कितना बनेगा, 1 मोल सोडियम। अब अपने को पता है 1 मोल जो है वो कितना, 6.02 × 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हम कह सकते हैं टोटल वो कितना आया था, 96500 कूलम। यानी अगर हम इतना चार्ज पास करते हैं तो कितना मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल। यानी मास की टर्म्स में कहें तो कितना ग्राम हो जाएगा, 23 ग्राम। कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। अगर 1 कूलम हो चार्ज, ठीक है, ये तो इतना कूलम चार्ज था, 1 हो तो कितना हो जाएगा, 23/96500 कूलम, इतना होगा। अब कह रहा है कि हमें तो ये इस बेस पे कैलकुलेशन करनी है, पर वो हमें क्या दे रहा है कि हमने एक सैंपल में 1.5 एम्पीयर करंट कितने के टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए, मिनट के क्या बना लो, सेकंड, तो 2 × 60 ये बन जाएगा, 1.5 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 16 कितना हो जाएगा, 180 कूलम। यानी हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास हुई है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, Q है ना, Q निकालना है, तो Q किसकी इक्वल होता है, I × टाइम, I इतना है, टाइम हमारे पास इतना है। तो अब हमारे पास कितना चार्ज आया है, 180 कूलम, ठीक है। हमें पता है कि अगर इतना चार्ज होता तो इतना मास डिपॉजिट होता है, 1 कूलम है तो इतना होगा, पर हमारे पास कितना चार्ज दिया गया, 180। तो ये कर लो, ठीक है, इसको कट कर लो, कट करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा उससे पता चलेगा कि कितना मास इसका डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा ही। अब दूसरी बात करते हैं हम फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और उस सोल्यूशन को हमने क्या लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है। किस में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं, यानी सेम चार्ज उनको सीरीज में लगाया हुआ है, और क्या किया हुआ है हमने, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज उसमें से पास कर रहे हैं। उस समय क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा,
वो कहता है किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। किसके इक्वल होगा वो, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो क्या कह रहा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज आर पास्ड थ्रू द टू सॉल्यूशन या टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड, जो क्या है कनेक्टेड हैं इन सीरीज, किसमें है वो, सीरीज में, देन द मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। सपोज करो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक में कॉपर की इलेक्ट्रोड है और दूसरे वाले में क्या है, सपोज करो सिल्वर की। इसको हमने क्या किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, ठीक है। और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज हम पास कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या दो है ना, एक किसकी है, सिल्वर की, और दूसरी किसकी है, कॉपर की। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जो सिल्वर की डिपॉजिटेड है, किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ सिल्वर। उसी तरह से हमारे पास क्या है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसी को क्या बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कई बार आपको सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसकी, और कई बार इसका क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या पोर्शन है वो पूछ सकते हैं। इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, वही क्या कि एक सोडियम प्लस है, सोडियम में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, पर एक मोल सोडियम प्लस है और सोडियम 1 मोल के अंदर कन्वर्ट होता है तो कितने मोल चाहिए होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी एक सोडियम प्लस आयन को सोडियम में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पर एक मोल सोडियम प्लस को सोडियम 1 मोल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 96500 कूलम, यानी 1 फैराडे, ठीक है। अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो हमने डिस्कस किया हुआ है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इससे दो जो हमारे पास फॉर्मूले निकल कर आते हैं वो हमें याद रखने हैं, जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। सबसे पहले तो क्या, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू, वो किसकी इक्वल होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो वो हम निकाल सकते हैं, उस सब्सटेंस का कितना मास है, और नीचे क्या कर देंगे, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे हमने जेड निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय हमने क्या कर देना, उसको फैराडे से नंबर से डिवाइड कर देना है। या अगर हम इससे क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, तो वो हमारा देखो किसकी इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, जब हमें कोई वेट दिया हुआ है तो वो हो जाएगा W/Q × 96500 कूलम। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, जेड या इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बेस पे ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस हो जाते हैं। तो आप इसको रिवाइज करें, वीडियो देखें, व्यू दें, कमेंट दें, अच्छा लगा जैसे भी है सब्सक्राइब करें। और कल हम डिस्कस करेंगे आगे इनके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसकी थ्योरी पढ़े पहले, तो कल मैं फैराडे लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।